मैं हूं योगी। स्वागत है आपका फैक्ट क्राइम आरजे में। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो अपने अंदर इतिहास, रहस्य और मनोविज्ञान की कई परतें समेटे हुए हैं। और जब भी गोवा का नाम आता है ना, तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? खूबसूरत समुद्री तट, धूप, लहरें और रात भर चलने वाली पार्टियां। बिल्कुल, लेकिन आज की जो कहानी है वो गोवा के इन चकाचौंध भरे इलाकों से बहुत दूर ले जाती है। मतलब दक्षिण गोवा में एक छोटा सा गांव है, कांसोलिम। हाँ, कांसोलिम। और इसी गांव में एक बेहद शांत और एकदम सुनसान पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर एक सदियों पुराना चर्च मौजूद है, जिसे थ्री किंग्स चर्च कहा जाता है। सही कहा। अब सुनने में तो ये एक बहुत ही साधारण सी बात लग सकती है। पहाड़ी है, चर्च है, तो क्या हुआ? हाँ, लेकिन जिन स्रोतों और दस्तावेजों का आज हम विश्लेषण कर रहे हैं वो बताते हैं कि इस जगह पर सिर्फ प्रार्थना ही नहीं होती। लोग मानते हैं कि इस चर्च की दीवारों और यहाँ चलने वाली हवाओं में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जो विज्ञान और तर्क दोनों को चुनौती देते हैं। और यही बात इस विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। अक्सर लोग रहस्यमय कहानियों को सुनकर या तो उन पर आंख मूंद कर यकीन कर लेते हैं या फिर उन्हें पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। एग्जैक्टली। हमारा आज का मकसद किसी डरावनी कहानी को सच साबित करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक धार्मिक जगह एक खौफनाक किंवदंती का केंद्र बन गई। एक विश्लेषक के तौर पर मैं कहूंगी कि असली मजा तो उन कहानियों के पीछे छिपे कारणों को समझने में है। बिल्कुल। जब हम किसी धार्मिक स्थल की बात करते हैं तो अमूमन शांति और सुकून की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस चर्च के मामले में मामला बिल्कुल उल्टा है। हाँ, एकदम उल्टा। ये चर्च एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर अकेला खड़ा है। वहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। ऐसे एकांत वातावरण में जब 16वीं सदी का एक डरावना इतिहास जुड़ जाता है तो मानव मस्तिष्क अपने आप कई तरह की कल्पनाएं करने लगता है। और 16वीं सदी का वो इतिहास कोई मामूली इतिहास नहीं है। चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्रोतों के मुताबिक ये वो दौर था जब गोवा में पुर्तगाली साम्राज्य की जड़ें बहुत गहराई तक जम चुकी थी। मसाला व्यापार यानी स्पाइस ट्रेड की वजह से बेशुमार दौलत आ रही थी। और जहाँ दौलत होती है वहाँ सत्ता की भूख का होना तो लाजमी है। एकदम सही। स्थानीय मान्यताओं और पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाओं के अनुसार इस इलाके में 3 पुर्तगाली राजा थे, या कह लीजिए कि 3 बहुत ही रसूखदार गवर्नर थे। राइट। अब जाहिर सी बात है, सत्ता कभी किसी के साथ बांटी नहीं जाती। इन तीनों के बीच राजपाट और ताकत को लेकर एक भयंकर और खामोश लड़ाई चल रही थी। हर कोई पूरे इलाके पर अपना एकाधिकार चाहता था। अगर हम इसको एक बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ 3 राजाओं के लालच की कहानी नहीं है। अच्छा? हाँ, ये कहानी हमें उस दौर के राजनीतिक माहौल और स्थानीय लोगों की मानसिकता के बारे में बहुत कुछ बताती है। 16वीं सदी के गोवा में पुर्तगाली शासन काफी सख्त था। बहुत सी पाबंदियां थी। बिल्कुल। आम जनता अक्सर अपने शासकों को एक अत्याचारी के रूप में देखती थी। जब समाज में इस तरह का असंतोष होता है तो अक्सर ऐसी लोक कथाएं जन्म लेती हैं जिनमें शासकों के लालच और उनके पतन को बहुत नाटकीय ढंग से दिखाया जाता है। मतलब एक तरह का सामाजिक मनोविज्ञान काम कर रहा था वहाँ। हाँ, जहाँ जनता अपनी कहानियों के जरिए ताकतवर लोगों को सजा देती है। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। मतलब कहानी को एक रूपक या मेटाफर की तरह देखा जा सकता है। लेकिन अगर हम उस लोक कथा की घटनाओं पर वापस लौटें तो वो किसी डार्क थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है। सच में। कहानी कहती है कि उन 3 राजाओं में से एक राजा ने सत्ता हथियाने के लिए एक बहुत ही खौफनाक और कायरतापूर्ण योजना बनाई। उसने बाकी दोनों राजाओं को सुलह के नाम पर एक शानदार दावत पर बुलाया। और दावत के दौरान ही धोखा हुआ। हाँ, दावत चल रही थी, लेकिन उस राजा ने धोखे से उन दोनों राजाओं के खाने में जहर मिला दिया। जहर ने अपना काम किया और दोनों राजा वहीं तड़प तड़प कर मारे गए। जहर का इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से सत्ता पलटने का एक बहुत आम तरीका रहा है, क्योंकि इसमें कोई हथियार नहीं उठाना पड़ता ना। बिल्कुल, सीधे तौर पर कोई हथियार नहीं। लेकिन जो बात इस कहानी में आगे होती है वो मानवीय मनोविज्ञान और अपराध बोध यानी गिल्ट को बहुत गहराई से दर्शाती है। बिल्कुल, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उन दोनों राजाओं की हत्या हुई तो जाहिर है उनके समर्थक और आम जनता इस धोखे से अनजान नहीं रहे। खबर आग की तरह फैल गई और गुस्सा भी भड़क गया होगा। बहुत ज्यादा। उस हत्यारे राजा के महल के बाहर लोगों की एक उग्र भीड़ जमा हो गई। उस राजा को लगा था कि वो अब अकेला शासक बन गया है, लेकिन असल में वो अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुका था। हाँ, वो घिर गया था। जनता के गुस्से और भीड़ के हाथों बेइज्जत होकर मारे जाने का खौफ उसके दिमाग पर इस कदर हावी हो गया कि उसने बचने का कोई रास्ता न पाकर खुद भी उसी जहर को खा लिया और आत्महत्या कर ली। बाप रे! सोचिए,
एक ही दिन एक ही जगह पर 3 मौतें। इस घटनाक्रम को सुनकर कोई भी आसानी से सिहर सकता है। लालच, धोखा, हत्या और फिर आत्महत्या, ये एक परफेक्ट नुस्खा है किसी भी जगह को हमेशा के लिए एक शापित जगह का दर्जा दिलाने के लिए। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी जमीन के साथ जुड़ा ऐसा हिंसक इतिहास लोगों के अवचेतन को गहराई से प्रभावित करता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड को। हाँ, जब किसी को पता होता है कि जिस जमीन पर वो चल रहा है वहाँ कभी इतना बड़ा धोखा और खून खराबा हुआ था, तो उसका दिमाग वहाँ के सामान्य माहौल को भी खतरे के रूप में प्रोसेस करने लगता है। यहाँ पर बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इतिहास या लोक कथा जो भी हो वो तो सदियों पुरानी बात है, लेकिन लोगों का दावा है कि कहानी का अंत उन मौतों के साथ नहीं हुआ। अच्छा, तो आगे क्या हुआ? स्थानीय लोगों का स्पष्ट रूप से मानना है कि मौत के बाद भी उन तीनों राजाओं की आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। उनका मानना है कि वे अशांत आत्माएं आज भी कांसोलिम की इस पहाड़ी पर भटकती हैं। ये दावे बहुत आम है ऐसी जगहों के लिए। और हमारे पास मौजूद स्रोतों में ऐसे कई दावों का जिक्र है जो थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लोग बताते हैं कि जब रात के समय चर्च का पूरा परिसर खाली होता है, तब भी वहाँ किसी के भारी कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। खाली चर्च में कदमों की आवाजें? और सिर्फ आवाजें ही नहीं, दीवारों पर अजीब सी परछाइयां घूमती हुई दिखाई देती हैं। और तो और एकदम सामान्य मौसम में भी अचानक से ठंडी हवा के झोंके महसूस होते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास से गुजरी हो। देखिए, इन दावों को सिर्फ अंधविश्वास कहकर खारिज करना आसान है, लेकिन हमें इसके पीछे के विज्ञान और मानवीय धारणाओं या कह ले ह्यूमन परसेप्शन को समझना होगा। विज्ञान इसे कैसे समझाता है? जिन कदमों की आहट और परछाइयों की बात होती है, उसे विज्ञान में पेरिडोलिया की मदद से समझाया जा सकता है। पेरिडोलिया, ये क्या होता है? पेरिडोलिया मानव मस्तिष्क की वो आदत है जिसमें वो रैंडम आवाजों या आकृतियों में कोई जाना पहचाना पैटर्न ढूंढ लेता है, जैसे बादलों में किसी का चेहरा दिखना। ओह, समझ गया। एक पुरानी पत्थर की इमारत जो एक खुली पहाड़ी पर स्थित हो, वहाँ हवा के टकराने और इमारती ढांचे के सिकुड़ने फैलने से बहुत सी अजीब आवाजें पैदा होती हैं, जो रात के सन्नाटे में कदमों की आवाज जैसी लग सकती हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक ठंडी हवा के झोंकों का सवाल है, तो वास्तुकला और थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार पुरानी पत्थर की इमारतों में तापमान में अचानक बदलाव आना बहुत आम बात है। अच्छा। हाँ, इसे ड्राफ्ट कहते हैं। जब दिमाग पहले से ही डरा हुआ हो तो वो एक सामान्य हवा के झोंके को भी भूतिया एहसास मान लेता है। ये तर्क सुनने में तो बहुत ठोस लगते हैं। ये सच है कि जब कोई पहले से ही डरा हुआ हो तो उसे रस्सी भी सांप नजर आती है, लेकिन क्या हर अनुभव को सिर्फ दिमाग का वहम या पेरिडोलिया कह देना सही है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे स्रोतों में एक बहुत ही खास और अजीबोगरीब बात का जिक्र है। हर साल 6 जनवरी को इस थ्री किंग्स चर्च में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जिसे फीस्ट ऑफ द थ्री किंग्स कहते हैं। ये काफी मशहूर उत्सव है गोवा में। हाँ, इस दिन लोग इकट्ठा होते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, एक तरह का मेला लगता है। अब विडंबना देखिए, आमतौर पर धार्मिक उत्सवों में सकारात्मक ऊर्जा की बात की जाती है, राइट। लेकिन दावों के अनुसार इस उत्सव के दौरान और ठीक इसके बाद की रातों में वहाँ ये अजीबोगरीब घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इसे हम मास हिस्टीरिया या कंफर्मेशन बायस का एक बेहतरीन उदाहरण मान सकते हैं। मास हिस्टीरिया मतलब भीड़ का मनोविज्ञान। हाँ, जब एक खास दिन पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और वो दिन उन्हीं 3 राजाओं से जुड़ा होता है, तो पूरी भीड़ की मानसिक स्थिति एक जैसी होती है। सब लोग उसी पुरानी कहानी के बारे में बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इस स्थिति में कंफर्मेशन बायस काम करता है, यानी लोग सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके पहले से बने हुए डर या विश्वास को सही साबित करती हों। तो मतलब वो डर ढूंढ रहे होते हैं। एक तरह से हाँ। उत्सव के शोर, रोशनी और भीड़ के बीच पुरानी इमारत की कोई भी खटपट या परछाई लोगों को उन राजाओं की मौजूदगी लगने लगती है। मान लिया कि भीड़ का मनोविज्ञान लोगों से कुछ भी महसूस करवा सकता है, लेकिन आधुनिक दौर में तो लोग सिर्फ अपनी आंखों या कानों पर भरोसा नहीं करते, वो तकनीक का सहारा लेते हैं। तकनीक का? कैसे? स्रोतों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीमों ने भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है। भूत पकड़ने वाले जो होते हैं? हाँ, गोस्ट हंटर्स। वे लोग अपने साथ कैमरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर और ऑडियो रिकॉर्डर लेकर उस पहाड़ी पर गए। EMF मीटर्स जो अक्सर इन शोज में दिखते हैं। बिल्कुल। उनका मुख्य उद्देश्य EVP यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना कैप्चर करना था।
जो लोग इस टर्म से अनजान हैं उनके लिए बता दूं कि ईवीपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें माना जाता है कि आत्माएं या अदृश्य शक्तियां रेडियो फ्रीक्वेंसी या सफेद शोर के जरिए अपनी आवाज रिकॉर्ड करवा सकती हैं, जो आमतौर पर हमें सुनाई नहीं देती। सही कहा। और इन टीमों ने दावा किया कि उन्हें अपनी रिकॉर्डिंग्स में खाली पड़े चर्च के अंदर कुछ अस्पष्ट फुसफुसाहटें सुनाई दी। अब मशीन तो नहीं डरती ना, मशीन को तो मास हिस्टीरिया नहीं होता। तो इसका क्या जवाब है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। जब तकनीक बीच में आती है तो मामला ज्यादा प्रामाणिक लगने लगता है। तो क्या सच में वहां कुछ था? अगर हम ईवीपी के पीछे के विज्ञान या यूं कहें कि छद्म विज्ञान का विश्लेषण करें तो तस्वीर कुछ और बनती है। ऑडियो रिकॉर्डर्स बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। हाँ, वे दूर से आती हुई किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी, हवा की रगड़ या यहाँ तक कि जांचकर्ताओं की अपनी ही सांसों या कपड़ों की सरसराहट को पकड़ लेते हैं। लेकिन वो फुसफुसाहटें कैसी थी फिर? जब इन रिकॉर्डिंग्स को वापस सुना जाता है, अक्सर सफेद शोर के बीच, तो दिमाग फिर से ऑडियो मैट्रिक्सिंग करता है। ऑडियो मैट्रिक्सिंग मतलब वो उन बेतरतीब आवाजों को शब्दों में ढालने की कोशिश करता है। जांचकर्ताओं को फुसफुसाहट सुनाई देती है क्योंकि वो वहाँ फुसफुसाहट सुनने ही गए थे। अच्छा, तो ये भी एक तरह का वहम ही है। हाँ, हालांकि हमें इस बात को निष्पक्षता से सामने रखना चाहिए कि इन जांचों में कोई भी ऐसा ठोस, अचूक वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया जिसे पूरी दुनिया के सामने रखकर भूत प्रेत की मौजूदगी साबित की जा सके। तो एक तरफ तकनीक की अपनी सीमाएं हैं और दूसरी तरफ मनोविज्ञान है। लेकिन जांचकर्ताओं को जो फुसफुसाहटें सुनाई दी, भले ही वो ऑडियो मैट्रिक्सिंग हो, उसने स्थानीय लोगों के विश्वास को और पक्का कर दिया कि वो 16वीं सदी के राजा आज भी वही हैं। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, इतिहास को लेकर स्रोतों में एक ऐसा तथ्य है जो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। वो क्या? वो ये है कि इतिहासकारों ने जब उस दौर के पुर्तगाली दस्तावेजों को खंगाला तो उन्हें एक बहुत बड़ी विसंगति यानी अनोमली मिली। बिल्कुल, और वो अनोमली इतनी बड़ी है कि पूरी की पूरी कहानी की नींव ही हिला देती है। कैसे? पुर्तगाली प्रशासन अपने रिकॉर्ड रखने के मामले में बहुत सख्त और व्यवस्थित माना जाता था। हाँ, वे छोटी छोटी प्रशासनिक घटनाओं का ब्यौरा रखते थे। हाँ, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कड़क था। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक इन 3 राजाओं की हत्या और आत्महत्या की इतनी बड़ी घटना का पुर्तगाली अभिलेखागार में कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। कोई रिकॉर्ड ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। जरा सोचने वाली बात है, एक ही इलाके के 3 रसूखदार गवर्नर या राजा मारे जाएं और प्रशासन के कागजों में उसका जिक्र तक न हो, ये लगभग असंभव है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे साफ जाहिर होता है कि ये कहानी कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक मनगढ़ंत लोक कथा है। ये तो सच में पूरी कहानी को पलट देने वाली बात है। जिस खौफनाक हत्याकांड की बुनियाद पर डर का इतना बड़ा महल खड़ा हुआ है, उसका कोई ऐतिहासिक वजूद ही नहीं है। कोई सबूत नहीं है। सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? वो सवाल ये है कि अगर वो 3 राजा कभी थे ही नहीं, या कम से कम उस तरह से नहीं मरे जैसा कि बताया जाता है, तो फिर उस जगह का वो डर, वो खालीपन, वो ठंडी हवाएं और रिकॉर्ड की गई वो आवाजें क्या हैं? क्या वो सिर्फ एक कहानी का असर है? क्या एक झूठ को सदियों तक बार बार दोहराए जाने से वो एक मनोवैज्ञानिक सच में बदल जाता है? ये बहुत गहरी बात कह दी आपने। जब हजारों लोग किसी एक जगह को एक खास डरावनी ऊर्जा के साथ जोड़ देते हैं, तो क्या वो जगह सच में उसी ऊर्जा को सोख लेती है? ये इतिहास और मानव चेतना के बीच का एक बहुत ही जटिल रिश्ता है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात तो साफ है कि गोवा का ये 3 किंग्स चर्च सिर्फ ईंट और पत्थरों की एक पुरानी इमारत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे इतिहास की कमी को लोक कथाएं पूरा कर देती हैं। एक तरफ हमारे पास 16वीं सदी के पुर्तगाली शासन के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा है, जिसने इस कहानी को जन्म दिया। हाँ, एक राजनीतिक असंतोष। दूसरी तरफ मानव मनोविज्ञान है, जो पेरिडोलिया और कंफर्मेशन बायस के जरिए हवा के झोंकों और परछाइयों को भूतों का रूप दे देता है। राइट। और इन सब के बीच पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की वो अस्पष्ट फुसफुसाहटें हैं जो इस पहेली को सुलझने नहीं देती। विज्ञान और इतिहास कहते हैं कि वहां कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग वहां रात के सन्नाटे में गए हैं, उनके अनुभव इस बात को मानने से इनकार करते हैं। सही कहा। आज के इस दौर में जहां हम हर चीज को डेटा और तथ्यों के तराजू पर तौलते हैं, ऐसी कहानियां हमें बताती हैं कि इंसान की कल्पना और उसका डर किसी भी तथ्य से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है।
100% सच बात है ये मायने नहीं रखता कि आधिकारिक रिकॉर्ड में क्या लिखा है। जो चीज लोगों के जहन में बस गई वही उनके लिए सच बन जाती है। कॉन्सोलियम की वो पहाड़ी एक ऐसा मंच बन गई है जहां इतिहास, रहस्य और मनोविज्ञान का नाटक सदियों से चला आ रहा है। और यही वजह है कि थ्री किंग्स चर्च का रहस्य आज भी बरकरार है। सबूतों, तर्कों और विज्ञान के तमाम दावों के बावजूद सच्चाई कहीं उस पहाड़ी के धुंधलके में छिपी हुई है। जरा उस स्थिति की कल्पना की जाए। कैसी स्थिति? कोई उस शांत, सुनसान पहाड़ी पर अकेला खड़ा है। रात का गहरा पहर है। दूर दूर तक किसी बस्ती की कोई रोशनी नहीं है। बहुत डरावना माहौल होगा। चारों तरफ एक ऐसा भारी सन्नाटा पसरा है जो कानों में चुभने लगता है। तभी एकदम से पीछे सूखी घास पर किसी के भारी जूतों के चलने की आहट सुनाई देती है। ओहो! क्रंच क्रंच क्रंच। कोई धीरे धीरे बिल्कुल करीब आ रहा है। और फिर झटके से मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। सिर्फ एक खाली मैदान और हवा में खड़ी वो सदियों पुरानी खामोश इमारत। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या वो सिर्फ अरब सागर से उठकर पहाड़ी से गुजरती हुई रात की हवा का एक तेज झोंका था, या फिर अपना खोया हुआ राजपाट और सुकून ढूंढने निकले उन 3 पुर्तगाली राजाओं में से कोई एक। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी किसी किताब या किसी मशीन में ना मिले। ये वो रहस्य है जिसे सिर्फ वहीं जाकर महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी रहस्यमयी विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। तथ्यों और कहानियों के बीच की ये लकीर बहुत बारीक है। इस पर विचार करते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए नजरिए के साथ।